सबसे पहले दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह का ट्वीट देखिए। उन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए और कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण को लेकर लिखा कि 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही जीत रहे हैं। विपक्ष में रहने के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों बनी? शीर्ष नेतृत्व इसका उत्तर दे सकता है। अब उनके इस ट्वीट को कांग्रेस की कलह से भी जोड़ा जा रहा है। बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या अभी कांग्रेस में खींचतान की स्थिति बनी हुई है? खैर, उनके इस ट्वीट ने बीजेपी को बोलने का मौका जरूर दे दिया है और बीजेपी ने भी ट्वीट को लपकते हुए कांग्रेस पर हमला बोलने में देरी नहीं की। ये मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो हालात बने हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, लीडरशिप समाप्त हो गई, अप्रासंगिक हो गई, तो ये कौन कह रहा है कि चौवन जीत जाएंगे? ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है। और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के नेतृत्व में जब कांग्रेस पूरी तरह से डूब रही है, तो इस डूबते जहाज में चौवन कहाँ से आ जाएंगे? तो ये कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से करती है कि इतने तो हम जीत रहे हैं। तो ये अपना ही सर्वे, अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनना, तो कोई बन सकता है, लेकिन लक्ष्मण सिंह समय समय पर इनको आईना जरूर दिखाते रहते हैं। बीजेपी को भी फिलहाल बोलने के लिए मुद्दा तो मिल गया है, लेकिन लक्ष्मण सिंह के इस ट्वीट ने भी फिर कांग्रेस ने अंतरकलह की खबरों को हवा दे दी है। हालांकि कांग्रेस लक्ष्मण सिंह के ट्वीट को अलग नजरिए से देख रही है। कांग्रेस ने अंतरकलह के आरोपों पर भी बीजेपी को जवाब दिया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी प्रतिदिन सभी जिलों से लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं, तो वो जानकारी ले लेते हैं, इनपुट मिल जाता है उसके ज़िले का, उसकी विधानसभा क्षेत्र का, और उनका एक प्रश्न रहता है कि आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है। लक्ष्मण सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं और क्योंकि अनुभवी नेता हैं, वो भी 3-4 बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो उन्हें क्षेत्र की जानकारी अच्छी रहती है, तो उस आधार पर उन्होंने अपनी बात रखी है। ये पहली बार नहीं है जब लक्ष्मण सिंह ने इस तरह का ट्वीट किया हो। वो कई बार अपनी ही पार्टी को आईना दिखाने का काम करते आए हैं, या यूं कहें लक्ष्मण सिंह पार्टी लाइन के बाहर जाकर बयान देते रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो अपने ट्विटर अकाउंट पर भी जनसेवक लिख रखा है। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने चुनौती खड़ी होती दिख रही है, क्योंकि उसके नेता ही उसके सर्वे को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं और आईना भी दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस की लक्ष्मण रेखा। कांग्रेस की लक्ष्मण रेखा का कोई और छोर नहीं मिलता है, और ये लक्ष्मण रेखा ऐसी है कि इस लक्ष्मण रेखा का दायरा जब खिंच जाता है तो ये सुरक्षा नहीं प्रदान करती, ये चुनौती प्रदान करती है, चुनौतियों को खड़ा करती है। लक्ष्मण सिंह एक ऐसे नेता हैं जो अपनी बेबाकी के लिए पहचाने जाते हैं। अपने बड़े भाई और पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह जी पर भी कई बार ऐसा माना जाता है कि उनका निशाना उस तरफ भी हो जाता है। और जिस तरह से अभी आपने देखा कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने लिए लिखा है जन सेवक कांग्रेस, लोक सेवक मोदी जी कहते हैं, जन सेवक ये कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में लक्ष्मण जी पहले रह चुके हैं, वहाँ से फिर ये कांग्रेस में आए क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनका कहना रहता है कि अटल जी जब तक थे तो मैं बीजेपी में सहज अनुभव करता था। तमाम बातें हैं, लेकिन जिस तरह से सर्वे को उजागर करके उन्होंने अपनी ही पार्टी को फिर असुविधाजनक स्थिति में डाला है, ये सवाल तो खड़ा करता है कि आखिर उनकी सोच और दृष्टि क्या है। क्या वो चाहते हैं कि उन्हें एक अलग नज़रिए से देखा जाए? क्योंकि पिछली बार भी जब कांग्रेस की सरकार बनी तो ऐसा माना गया कि लक्ष्मण सिंह जी की अपेक्षाएं थीं जो शायद पूरी नहीं हुई। लेकिन बड़ा प्रश्न ये भी है कि लक्ष्मण सिंह जब ये सवाल उठा रहे हैं तो वो एक सीनियर लीडर हैं और पार्टी में उनकी गणना वरिष्ठ नेताओं में होती है, तो वो खुद अपनी पार्टी के लिए इस तरह के मुश्किल हालात बनाकर नेतृत्व पर सवाल उठा के क्या संदेश देना चाहते हैं, और क्या इससे कांग्रेस की संभावनाओं पर कोई असर पड़ सकता है, या कांग्रेस मानती है कि उसका कोई भी किला कभी भी ढह सकता है, इसलिए इसकी परवाह किए बिना एकला चलो रे का नारा देते हुए आगे बढ़ते रहो। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द हम केंद्रित रहने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस में कलह का दौर थम नहीं रहा? सवाल नंबर 2, क्या लक्ष्मण सिंह के ट्वीट ने फिर भाजपा को मौका दे दिया है?
सवाल नंबर 3, क्या 2023 में लक्ष्मण सिंह के ट्वीट और बयानों का असर दिखेगा? ये वो सवाल हैं और मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, पूर्व सांसद हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। यशपाल सिंह सिसोदिया हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक, उनका बहुत स्वागत है। मिनिस्टर इन वेटिंग में लगा ही देता हूं उनके साथ। और जी 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 हाँ, नहीं ना, बिल्कुल आपका आशीर्वाद बहुत फलता है प्रताप भानु जी। आप बहुत हृदय से आशीर्वाद देंगे तो वो फलीभूत अवश्य होगा। बहुत अच्छे आदमी है हमारे सिसोदिया जी, बिल्कुल। और आप दोनों ब्राह्मण देवताओं के बीच में क्षत्रिय फंसा हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। अब ये आपने कह के हम लोगों की मंशा पर ही कहीं प्रश्न खड़ा कर दिया है, लेकिन हम लोग बहुत हृदय से आपके प्रति एक भाव के साथ अपनी मंशा को व्यक्त कर रहे हैं और इसको आप किसी भी रूप में न ग्रहण करके हम लोगों के मैंने तो कहा ब्राह्मण देवता की कृपा बनी रहे, मैं ये कह रहा हूं क्षत्रिय के ऊपर। हम सबकी हार्दिक शुभकामनाएं सिसोदिया जी को। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। धन्यवाद। और मनोज सैनी जी हैं हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। मनोज, कांग्रेस को इन सब से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ये बात तो हम सब जानते हैं। ऐसे बयान आते रहते हैं। जिस पार्टी में नेता ही सुबह अपनी पार्टी में करे और शाम बीजेपी में करे, निश्चित तौर पर उसका इम्यूनिटी पावर बहुत अलग तरीके से डेवलप हो जाता है। और कांग्रेस इस समय एक ऐसा ही राजनीतिक दल है जो किनारे खड़े होकर देखती रहती है कि उसके दिग्गज राजनेता उसी पर निशाना ही नहीं साधते हैं, बल्कि मौका आने पर पार्टी भी बदल लेते हैं और कांग्रेस का दामन छोड़ देते हैं। आप किस तरह देखते हैं लक्ष्मण सिंह जी के इस बयान को, और क्या इसके आगे भी कुछ बड़े मायने आपको नज़र आते हैं या यह सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? देखिए, मुझे लगता है ये प्रेशर पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है, क्योंकि पहली बार नहीं, लक्ष्मण सिंह लगातार इस तरह की बातें करते रहते हैं। आप याद कीजिएगा कि जब सरकार थी, सरकार में प्रियव्रत बन गए और दूसरे हमने देखा कि दूसरे जो शख्स थे वो भी मंत्री बन गए। फिर पारिवारिक रूप से सवाल उठता रहा दिग्विजय सिंह पर। उन्होंने सवाल खड़े किए कि शायद मेरे काम का अंदाज़ा नहीं लगा पाए, समझ नहीं पाए, तो उस दौर में भी ट्वीट आया। लेकिन ये ऐसे दौर में आया, अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो मेरी लक्ष्मण सिंह से बात हुई तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को भी अपने अंदाज में कह दिया था। उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा अपनी जगह चल रही है, बाकायदा बयान दिया बंसल न्यूज़ पर, लेकिन कहीं ना कहीं एसटी को देखना पड़ेगा, नहीं तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो वो जगह समय समय पर इसको हम कह सकते हैं आईना दिखाते हैं। लेकिन शरद जी, इसके पीछे एक और बड़ी चीज़ है कि कमलनाथ ही है सब कुछ। अब नाथ जिसके साथ है वो तो ठीक है, लेकिन नाथ के साथ जो नहीं है वो उन्हें कभी कभी लगता रहता। तो हमें लगता है ये उसी तरह की बयानबाजी है। एक सर्वे कराया गया अभी जिसमें करीब 54 सीटों पर ऐसा कांग्रेस का कहना है कि हम ठीक स्थिति में हैं, पर 18 के लगभग मंत्री जो पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में, 1 दर्जन से ज़्यादा, और कुछ विधायक, उनकी स्थितियां ठीक नहीं बताई जा रही है। तो उसी को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। पर कांग्रेस को ऐसे दौर में इन बयानों से बचना ही पड़ेगा। अरुण यादव को आप देखिए, प्रभारी बना दिया छत्तीसगढ़ का, कमलनाथ यहाँ हैं, दिग्विजय सिंह जी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है, हालांकि वहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं है अभी, कि हम एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे। तो हमें लगता है ये छोटे छोटे बयान या ट्वीट जो आते हैं वो मुश्किल तो बढ़ाते हैं, और ऐसे समय में जब 23 की तरफ आपको बढ़ना है। ये जिन 17 कैबिनेट मिनिस्टर पूर्व की बात हो रही है, ये कौन से पूर्व हैं मनोज जी? क्या इनमें से कुछ पूर्व अब बीजेपी का हिस्सा हैं या किस तरह से? क्योंकि ये बड़ी बड़ी रणनीतिक तरीके से किया गया ट्वीट प्रतीत होता है कि क्या अभी भी 17 पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं कांग्रेस में? देखिए, कुल मिलाकर 35 मंत्री रहा करते थे, कुछ वहाँ चले गए, लेकिन मेरे को लगता है दोनों ही तरफ इशारा है एक जिसमें दिखाई दे रहा है। अब दोनों पार्टी समझ सकती, 17 तो बचे नहीं थे यहाँ आकर, लेकिन तैयारी थी यदि सत्ता की वापसी होती तो 34 हो जाते, अब वो रही नहीं। पर फिर भी जो बहुत ही नज़दीक मंत्री है, जो बहुत ही नज़दीक कमलनाथ जी के माने जा रहे हैं, उनकी तरफ इशारा जो मेरी जानकारी में है, और इसीलिए चेताया गया शायद उनकी तरफ से, और ये भी बताया गया कि मैं भी हूँ। बिल्कुल। और ये राजनीतिक दलों की भी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि आपका सर्वे अच्छा नहीं है, क्या करें अब बताइए। अब या तो आप मेहनत करिए या अपनी सीट छोड़ दीजिए। और ये सिर्फ कांग्रेस में ही ये फिनोमिनन नहीं है, ये बीजेपी में भी है। सिवाय इसके कि कांग्रेस में सारी चीज़ें कई बार, सारी तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें लीक हो जाती हैं, और बीजेपी में लीक नहीं होती हैं, आ तो सामने जाती हैं लेकिन लीक नहीं होती हैं। यशपाल जी, आप किस तरह देखते हैं इस मसले को? कांग्रेस से जुड़ा मसला है
उनके नेता ने टिप्पणी की है, जो कभी बीजेपी का भी हिस्सा रहे हैं, लक्ष्मण सिंह जी। किस तरह आप देखते हैं 17 पूर्व मंत्री और करीब करीब 37 के करीब विधायकों, पूर्व जो वर्तमान विधायक हैं, उनके टिकट पर संकट की कथित रूप से बात लक्ष्मण जी ने आंतरिक सर्वे का हवाला देकर की है, और ये भी कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा और केंद्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए कि इन सबका क्या इम्पैक्ट हुआ। देखिए शरद जी, आज आपने जो परिचय हम लोगों को दिया है और आज का जो आपने मुद्दा दिया उसमें आपने स्पष्ट लिख भी दिया है कि कांग्रेस की लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण सिंह जी ने ही लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अभी चिंता की लकीरें कांग्रेस के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। दूसरा, अगर 54 लोगों को आप जोड़ें, फिर चाहे वो पूर्व मंत्री कांग्रेस के कमलनाथ जी की सरकार के समय में रहो या मौजूदा 37 विधायक, वर्तमान समय में सदन में कांग्रेस की जो स्थिति है, जो संख्या बल है, उससे से तो आधे से भी कम शरद जी आंक रहे हैं, आंकलन कर रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी। और देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों होगा? आज क्या पीसीसी का अध्यक्ष बनना है क्या लक्ष्मण सिंह जी को? आज कोई कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल का कोई विस्तार या गठन हो रहा है क्या जो लक्ष्मण सिंह जी को कोई स्थान की प्राप्ति हो रही हो? आज कोई विधानसभा की कोई प्रतिपक्ष की भूमिका में कोई ऐसी कमेटी हो जिसको लेने के लिए लक्ष्मण सिंह जी तड़फ रहे हो? और देखिए कांग्रेस में बहुत कुछ ठीक नहीं है। अभी पिछले हफ्ते शरद जी, आपने सबने हमने देखा कांग्रेस के कार्यालय पर, प्रदेश कार्यालय पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और चंद्रप्रकाश शेखर जी के पास में श्री कमलेश्वर पटेल बैठे थे, वो सेंटर सीट पे आना चाहते थे। अनुशासनहीनता इतनी है, मन मुटाव इतना है कि उस महत्वपूर्ण की कही जा सकती है, अगर कही जा रही थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कमलेश्वर पटेल जी अपने दस्तावेज लेकर के उठ के चले गए। शरद जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी ने आज एक टिप्पणी करी है। अब आप देखिए लक्ष्मण सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व ही जवाब दे पाएगा इस सर्वे का या इस स्थिति का, लेकिन अवनीश बुंदेला जी कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, नया साल नई सरकार, अब अंधकार आ रही कमलनाथ सरकार। देखिए कितना और कॉन्फिडेंस है। अब एक प्रवक्ता की भूमिका को आप देखें या लक्ष्मण सिंह जी की टिप्पणी को नजरअंदाज करें, सब ठीक नहीं है। आपकी रिपोर्ट में आया है कि अरुण यादव जी को कहां भेज दिया। हम तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान मौजूदा सरकार है, संगठन और सरकार समन्वय के साथ शरद जी काम कर रही है। हमारे सारे अभ्यास वर्ग, मीडिया की कार्यशालाएं, हमारे इंदौर में 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी, 9 तारीख को राष्ट्रपति महोदय, 200 राष्ट्रों को यहाँ पर हमने निवेश के लिए आमंत्रित किया है। हम तो बहुत आगे चल रहे हैं। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से ये लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण सिंह जी ने खींच दी है, ये चिंता का विषय कांग्रेस का है। चलिए, तो यशपाल जी मानते हैं, लेकिन यशपाल जी, अगर कांग्रेस में कई बातें खुलकर कह दी जाती हैं तो आपके यहाँ आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे सियासत का नज़ारा हो गया। कुछ इस तरह की चीज़ें भी घटती हैं, क्योंकि सियासत जहाँ भी होती है वहाँ सियासत तो सियासत ही रहती है। और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ सब गड़बड़ है, कांग्रेस में कुछ ज़्यादा गड़बड़ है, आपके यहाँ गड़बड़ नहीं है, लेकिन जो चुप्पी है वो कई बार बहुत बेचैन करती है विद इन दी पार्टी भी और बाहर बैठे वरिष्ठ नेताओं को भी, कि भैया एक बार बोल लो, बोल के हल्के हो जाओ। लेकिन ये जो आंखों आंखों में अजीब से भाव हैं, ये अजीब से भाव बड़े अजीब नतीजों की तरफ भी ले जाते हैं कई बार, और 2018 में ये कुछ अजीब भाव अजीब नतीजों की तरफ भी गए थे, जिससे आपने काफ़ी, आपकी पार्टी ने सबक भी सीखा है। प्रताप भानु जी, आपने सुनी बात, ये सही बात है कि आपके यहाँ कलह का नज़ारा कब तक देखा जाएगा? मतलब कि हम लोग भी कई बार सोचते हैं कि आखिर वो मंजर कब मिलेगा जब कांग्रेस में सब बाहों गलबहियाँ डाल के खड़े होंगे। कि नेशनल पॉलिटिक्स को देखें तो G23 है, कहीं ये छोड़ के जा रहे हैं, कहीं वो छोड़ के जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग पार्टी से किनारा कर लेंगे, कभी नहीं सोचा था। मध्य प्रदेश में भी तमाम बातें हैं। अब आप हर तरफ ये आरोप नहीं लगा सकते कि ये सब बीजेपी का मंजर है। अब गुलाम नबी आज़ाद क्यों छोड़ कर गए, कपिल सिब्बल जी ने क्यों अपनी एक सुरक्षित दूरी बना ली, बहुत सारे सवाल हैं। सर, आखिर क्यों एकजुटता का नज़ारा नहीं है प्रताप भानु जी? देखिए शरद जी, किसी की विचार की अभिव्यक्ति को आप एकजुटता से नहीं जोड़ सकते।
ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, और वो जो लक्ष्मण सिंह जी ने कहा है वो उनका स्वयं का विचार हो सकता है, कोई पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी सर्वे कांग्रेस ने या हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कराया नहीं है। पता नहीं वो किस सर्वे की बात कर रहे हैं और कहां से वो आंकड़े निकाल लिए, अखबार में प्रकाशित हुई, समाचार से ले लिए, या कोई सर्वे रिपोर्ट उन्होंने देख ली। मुझे तो नहीं लगता। मैं भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक वरिष्ठ पदाधिकारी हूं जी, और मैं जानकारी रखता हूं प्रदेश के कांग्रेस कमेटी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या अध्यक्ष जी किस काम को करा रहे हैं। तो जहां तक ऐसा आज की तारीख में कोई बात नहीं है जिसका उल्लेख उन्होंने किया है, वो लक्ष्मण सिंह जी उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। जहां तक सिसोदिया जी ने कहा, मैं सिसोदिया जी से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि जरा हमारी तरफ देखने की बजाय या ट्वीट पढ़ने की बजाय वो देख लें कि उमा भारती जी क्या कह रही हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी क्या कह रहे हैं, दीपक जोशी जी सरकार का ध्यान और देश के प्रधानमंत्री का ध्यान 17.5 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और जो कोई मुद्दा ही नहीं है उस पर बहस करने का क्या मायने है? जब कोई सर्वे आंतरिक नहीं हुआ और आंतरिक कोई सर्वे होगा, कॉन्फिडेंशियल होगा, तो बाहर अखबार वालों को या इनको लक्ष्मण सिंह जी को कैसे मालूम पड़ेगा? हमको नहीं मालूम है। पर लक्ष्मण लेकिन सिंह प्रताप जी ने अपनी भानु जी, चिंता व्यक्त करी है। कमलनाथ जी सर्वे कराने के लिए बहुत सुविख्यात हैं और उनकी प्रणाली सर्वे पर बहुत हद तक निर्भर करती है, और आमतौर पर वो इन चीज़ों को छिपाते भी नहीं हैं कि हाँ सर्वे हमने कराया है, लेकिन हम उसका विश्लेषण आंतरिक स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ जिस तरह से ये चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो ये तो कोई बहुत खारिज कर देने वाली बात नहीं है कि सर्वे नहीं है, क्योंकि सर्वे न सिर्फ आपके यहाँ है, बीजेपी में भी है। नहीं शरद जी, ये बात सही है। सब राजनीतिक पार्टियां आजकल आधुनिक तरीके से सर्वेक्षण लगातार कराती रहती हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। परंतु किस सर्वेक्षण का इन्होंने लक्ष्मण सिंह ने उल्लेख किया ये वही बता सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है। और जब कार्यकर्ता हर जिले से, हर ब्लॉक से, हर गांव से आकर निरंतर मिलता है कमलनाथ जी से या प्रदेश के पदाधिकारियों से, वो उनसे फीडबैक तो लेते ही हैं और लेना भी चाहिए प्रदेश के नेता को जी। इसलिए यदि कोई हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, क्षेत्र की, जिले की जानकारी लेते हैं तो एक अच्छी बात है, इसे सर्वे नहीं कहा जा सकता, और उससे उन्हें फीडबैक मिलता है और तदनुसार वो विधायकों को या जिनको संभावना है आगे चुनाव लड़ाने की या आगे विधायक का टिकट देने की, उसके बारे में भी चर्चा करते रहते हैं। उसको अपन सर्वे नहीं कह सकते हैं। आपके बारे में भी कोई फीडबैक, आपके बारे में भी कोई फीडबैक है चुनाव लड़ने के बारे में प्रताप भानु जी? नहीं, मुझे तो चुनाव लड़ना ही नहीं है, मैंने कह दी है कमलनाथ जी से साफ। वाह। पार्टी का काम करूंगा जी। और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाए जी। रीवा में विधानसभा में 8 सीटों पर कांग्रेस जीत जाए, यही मेरा लक्ष्य है 2023 का। आपने पूछा इसलिए मैंने जवाब दे दिया। चलिए, लेकिन आप जैसे त्यागमूर्ति राजनेताओं की आवश्यकता है राजनीति। कोई त्याग नहीं है, कर्मठता है, काम करेंगे। पार्टी ने इतना दिया है शरद जी, इतना दिया है। जब हम 33 साल के थे दिल्ली की, बिल्कुल, लेकिन ये आपकी सोच है, नहीं तो यहाँ तो मिलता चला जाता है लेकिन समंदर भरता ही नहीं है भारत की। जी। चलिए, मैं लौटूंगा प्रताप भानु जी आपकी तरफ। मनोज, कांग्रेस भले ही ये बात कहे कि वाजपेयी जी को लाना पड़ा था विदिशा। जी। बाकी तो उनके वित्त मंत्री और जो दूसरे प्रतिनिधि लगातार हारते चले जा रहे थे, इसलिए मुझे इस बात का कुछ वो नहीं है। पर पार्टी ने वर्क दिया है, जिम्मेदारी से करूंगा, आने वाले समय में भी हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। चलिए, अच्छा है, सुन के अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा स्वर सुनने को मिला है जो कह रहा है चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा, और कोई अपेक्षा भी नहीं है, पार्टी ने बहुत दिया है। और चेहरे की प्रसन्नता बता भी रही है कि वो जो कह रहे हैं उसमें तथ्यों की संख्या काफ़ी अधिक है। बाकी राजनेता राजनीति की बात तो करेगा ही और राजनीति से अलग नहीं हो सकता। मनोज, मुझे थोड़ा समझाइए ये चीज़ कि आखिर इस तरह की चीज़ें, ये प्रेशर पॉलिटिक्स, अभी कुछ नेता खामोश हैं, चाहे मैं बात करूं अरुण यादव जी की या मैं अजय सिंह जी की बात करूं, और फिर उसके बाद एक पूरी श्रेणी भी है राजनेताओं की
दिग्विजय सिंह जी की भूमिका को लेकर भी बहुत सारी बातें 2023 के चुनाव के लिए कही जा रही हैं। क्या इस बार कमलनाथ जी ये सोचकर बिल्कुल चल रहे हैं कि सधे हुए कदमों से उनको चलना है, ये सारी चीज़ें होंगी, इनसे विचलित नहीं होना है? क्योंकि इस बार पिछली बार की तरह स्थिति नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक मजबूत पावर सेंटर थे कमलनाथ जी की तरह ही 2018 के चुनाव में कांग्रेस के लिए, वो इस बार कांग्रेस में नहीं है। तो कांग्रेस क्या शायद इसको अपना प्लस पॉइंट मान के चल रही है कि अब सिर्फ कमलनाथ जी हैं, वही नाथ हैं और उन्हीं के साथ सबको चलना है, उन्हीं को नाथ मानकर? देखिए शरद जी, ये तो साफ जाहिर होता है। जब भी आप किसी कांग्रेस नेता से बात करेंगे, प्रताप भानु शर्मा जी बहुत वरिष्ठ है, वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही आप किसी कांग्रेस के नेता से बात करते तो वो कहता जय जय कमलनाथ। वो ये नहीं कहता कि कांग्रेस जिंदाबाद, वो ये कहता जय जय कमलनाथ, यानी कमलनाथ ही है। अब उन्हीं की जय जयकार है, उन्हीं के साथ चलना है। चाहे अजय सिंह जी की बात करिए, अभी 2 दिन पहले अजय सिंह जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 2023 में हम जीत रहे, तो उनका मैसेज भी यही है कि सब हम लोग एकजुटता के साथ। लेकिन ये कहना और करना थोड़ा सा अलग अलग है। जहाँ तक बात सर्वे की हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले नवंबर में एक बैठक हुई। बैठक में कमलनाथ जी, अंदर की खबर है ये, वो बोल रहे थे और बैठे बैठे उन्होंने ये भी कह दिया कि यहाँ बहुत सारे पूर्व मंत्री बैठे हैं, विधायक बैठे, हो सकता है कि अगली बार जब मेरी सरकार बन रही हो तो आप यहाँ बैठे ना हो। तो फिर इशारा किस तरफ था, ये वहाँ से बात शुरू हुई और उन्होंने जो कहा था वो सर्वे के आधार पर ही कहा था, जो मेरी जानकारी में, उसी बात को शायद आगे बढ़ाया गया है। लेकिन पार्टी के भीतर एक बात बहुत अच्छी है, इसके नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कि कमलनाथ ही एकमात्र चेहरा है जिसके सामने आगे बढ़ना है। और वो लक्ष्मण सिंह जी अब उसको किस उसमें कह रहे हैं, हो सकता है और बेहतर करने के लिए कह रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक चेहरे के बल पर कांग्रेस बढ़ रही है। यही कांग्रेस की ताकत है इस समय जो दिखाई दे रही है, उस ताकत के साथ सब आगे बढ़ना चाहते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। बीजेपी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है शरद जी। अभी देखिए, आप जिन लोगों को पहले नियुक्ति होती थी, तो पहले ये होता था कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर दी तो प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर नियुक्ति हो गई, उपाध्यक्ष के कहने पर नियुक्ति हो गई। अब ये होता है कि फलाने मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति इसके कारण हो रही है। तो ये सब चीज़ें अब बीजेपी में भी ठीक नहीं है, उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमें लगता है दोनों ही पार्टी उसी दौर से गुजर रही है। अब जो इसमें बेहतर कर लेगा उसकी बेहतरनी पार हो जाएगी निश्चित तौर पर। और चुनौतियां तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए भी हैं। और बीजेपी का और कांग्रेस का अंतर सिर्फ ये है कि बीजेपी में भीतर भीतर चिंता होती है, कांग्रेस में वो चिंता छलक कर ऊपर सतह पर नज़र आने लगती है और इसीलिए वो मीडिया के ज़रिए सब तक पहुंच भी जाती है। लेकिन बीजेपी इसको बहुत खामोशी से अपने भीतर भीतर पी लेती है। यशपाल जी, उपचार तो आप भी अपनी इस खामोशी का, बीजेपी की खामोशी का, आपके यहाँ भी आपके वरिष्ठ नेता और आप स्वयं उसका हिस्सा हैं, आप भी अपनी बात कह रहे होंगे, क्योंकि एक पत्रकार जो है वो मूल रूप से पत्रकार का डीएनए लेकर ही चलता है। तो आप भी जहां उचित मंच होगा, मैं यहां अपेक्षा नहीं रखता, वहां आप भी अपनी बात पहुंचाते होंगे। आप अपने लिए जरा 2 शब्द हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि चुनौतियां हैं और चुनाव जीतना हमेशा एक बड़ी चुनौती होता है। तो आप अपने तथाकथित जो भी भीतर अंदर मतभिन्नता है, राजनेताओं के आपस के मतभेद हैं, उन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके एकजुट बीजेपी और एकजुटता के साथ चुनाव में जाएंगे। शरद जी, अभी आपने हाल ही में देखा है पूरे मध्य प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के जो चुनाव हुए हैं, कमल का फूल हमारा चुनाव का चिन्ह था। और आप देखिए जनपद पंचायतों में जिस प्रकार से हमको सफलता मिली, जिला पंचायत में जिस प्रकार से हमको सफलता मिली है, अब जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन में और पंचायती राज में जिस प्रकार से हम सफल हुए हैं, ये इस बात का द्योतक है कि आने वाले 2023 का चुनाव भी हम संगठित आधारित चुनाव को लेकर के लड़ेंगे। और हमारे यहाँ देखिए शरद जी, निरंतर संगठन के हमारे जो वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, आदरणीय शिव प्रकाश जी हैं, आदरणीय मुरलीधर राव जी हैं, आदरणीय वीडी शर्मा जी हैं, हमारे जिले में जिले के अध्यक्ष होते हैं, हमारे संगठन के जो मंत्री होते हैं, सब मिलकर के जब हम काम करते हैं तो देखिए इस संगठन को चालना सरकार का सहयोग करने का और संगठन को चालना देने का काम हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक करते हैं। और देखिए कमलनाथ जब जिस प्रकार से मनोज जी कह रहे थे, वास्तव में कांग्रेस सिर्फ टिकी हुई है तो कमलनाथ जी के भरोसे ही टिकी हुई है। ये नाथ नाथ करते चले जा रहे हैं और कांग्रेस डे टू डे प्रतिदिन अनाथ अनाथ होती चली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा की इतनी इन्होंने तारीफ करी, इतनी प्रशंसा करी और भारत जोड़ो यात्रा का इतना असर हुआ है कि लक्ष्मण सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता आज इस कांग्रेस की आंतरिक कलह की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। चलिए सर जी, इस बात को स्पष्ट परिलक्षित कर रहा है। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी अपनी संगठनात्मक शक्ति के बूते
उसका दावा है कि वो अपनी चुनौतियों पर काबू पा लेगी। और कांग्रेस की तरफ से ये दावा सामने आया है कि हमारे यहाँ बातें ज़रूर खुलकर कही जाती हैं, लेकिन कमलनाथ जी पूरी एकजुटता के साथ अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और यही कांग्रेस की शक्ति है। और कांग्रेस की शक्ति इसी आधार पर प्रताप भानु जी का भी दावा है कि हम अपने मार्ग पर हैं, ठीक रास्ते पर हैं और ठीक रास्ते पर आगे बढ़कर जिस लक्ष्य को हमें हासिल करना है हम हासिल करेंगे। दोनों ही पार्टियों को शुभकामनाएं हैं, बीजेपी को, कांग्रेस को। निश्चित तौर पर विजेता कोई एक होगा, लेकिन विजेता वही होगा जो अपने भीतर के मतभेदों पर बहुत शक्ति से काबू पाएगा और पार्टी में सबके मन में ये भरोसा पैदा करने में कामयाब होगा कि सरकार आएगी तो हम सब के साथ, कार्यकर्ता और तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ, अपने युवा नेताओं के साथ आगे बढ़ेंगे और सबके हित संरक्षण के लिए काम करेंगे। ये तो वक्त बताएगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, एनपीएस वर्सेस ओपीएस। नमस्कार।